कहानी की शुरुआत में लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी है और वो अमेरिका से मेक्सिको आई क्योंकि वो यहाँ के एक समंदर पर जाना चाहती, जहाँ पर उसकी मॉम तब आई थी जब नैन्सी पैदा होने वाली थी और अब उसकी मॉम की कैंसर की वजह से मौत हो गई। अपनी मॉम की याद ताज़ा करने ही वो यहाँ आई है और इस वक्त वो गाड़ी में बैठकर वहाँ जा रही होती है, मगर उसे उस जगह का नाम पता नहीं होता। तो वो ड्राइवर को अपनी मॉम की तस्वीर दिखाती है ताकि वो इस जगह को पहचान कर उसे वहाँ ले जाए, क्योंकि वो ड्राइवर यहीं का रहने वाला था और हर जगह के बारे में जानता था। फिर वो जंगल से होता हुआ नैन्सी को आखिरकार उस समंदर तक ले जाता है। नैन्सी यहाँ आकर बहुत खुश थी और ये जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। ड्राइवर नैन्सी से पूछता है तुम वापस कैसे जाओ, जिस पर वो कहती है मैं कोई गाड़ी लेकर चली जाऊंगी और वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो ही उसे यहाँ तक लाया था। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। ये जगह पूरी तरह सुनसान थी। नैन्सी के अलावा वहाँ समंदर में बस दो ही लोग थे जो सर्फिंग कर रहे। सर्फिंग यानी बोट के जरिए समंदर की ऊंची ऊंची लहरों पर चलना, इंजॉय करना। क्योंकि वो भी यहाँ पर सर्फिंग करने आई थी इसीलिए वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर पानी में चली जाती है। सर्फिंग करने के लिए ऊंची ऊंची लहरों का इंतजार करना होता है और जब नैन्सी इंतजार कर रही थी तो वो दो लड़के जो समंदर में थे उससे बात करने की कोशिश करती है। नैन्सी उन्हें अपने बारे में बताने लगती है कि मैं अमेरिका से हूँ। वो कहते हैं ओह वाओ अच्छी बात है, बट अमेरिकन यहाँ बहुत कम आते हैं। वो उनसे कहती है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए, तो मुझे उसके बारे में बता दो। वो कहते हैं कि समंदर में दो चट्टानें ऐसी हैं जो दिन में एक बार पूरी तरह से पानी में डूब जाती हैं, क्योंकि ऐसा तब होता है जब पानी का लेवल बढ़ता है। अब यहाँ देखते ही देखते समंदर में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती, जहाँ ये तीनों भी समंदर की लहरों के साथ सर्फिंग करने लगते हैं। तीनों को काफी मजा आ रहा था। फिर वो अपनी बहन को अमेरिका वीडियो कॉल करती है और जब वो बात कर रही थी तो तब उसकी बहन से उसके डैड फोन ले लेते हैं। वो नैन्सी को कहते हैं मेरी बेटी प्लीज वापस आ जाओ और अपनी मेडिकल की पढ़ाई जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया है उसे पूरा करो। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि उसने मेडिकल की पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी है, क्योंकि उसकी मॉम की कैंसर की वजह से मौत हुई थी। तो उसका तभी से मेडिकल से एतबार उठ गया है और वो काफी टूट भी गई है। तब से उसके डैड उसे समझाते हैं कि अगर तुम पढ़ाई छोड़ने की वजह अपनी मॉम को बना रही हो तो ये सरासर गलत है, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहादुर थी, हिम्मत वाली थी। नैन्सी कहती है देखिए फिर भी वो मैं छोड़ के चली गई ना, लेकिन डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगी। डैड पूछते हैं कब, हम तो आपको बहुत याद कर रहे हैं बेटा। जिस पर वो जवाब देती है मुझे नहीं पता, बस मैं आ जाऊं, क्योंकि दरअसल वो यहाँ पर जज्बाती हो गई थी। फिर वो अपना फोन काट कर दोबारा से सर्फिंग करने चली जाती। तभी उसे महसूस होता है कि पानी में कुछ है और फौरन ही तब डॉल्फिन्स पानी से निकल कर बाहर आती है। नैन्सी को वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसीलिए वो उनका पीछा करते करते समंदर के और अंदर आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ एक काफी बड़ी व्हेल मछली है जो मरी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे परिंदे बैठे हुए। फिर अब यहाँ लहर एक बार फिर से आ जाती है, जहाँ नैन्सी एक बार फिर सर्फिंग करने लगती है, मगर तभी अचानक से उसके बोर्ड से कोई चीज टकरा जाती है, जिससे वो कंट्रोल से बाहर होकर समंदर के काफी नीचे जाके गिरती है। उसका बोर्ड भी उससे अलग हो चुका। फिर वो जैसे तैसे करके ऊपर आती है और फौरन अपनी बोट को पकड़ लेती है। फिर जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ती है पानी में से कोई चीज उस पर हमला कर देती है और अपनी तरफ खींचने लगती है, जिससे पानी में चारों तरफ बस खून ही खून दिखाई दे रहा था। मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके पानी से बाहर आ ही जाती है और तैरकर व्हेल मछली की तरफ जाने लगती है, क्योंकि नैन्सी के सबसे करीब वही किनारे पर वो जा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत दूर है। जब वो व्हेल मछली की तरफ जा रही थी तो पानी में वो चीज भी उसका पीछा कर रही होती है, जो और कुछ नहीं बल्कि एक शार्क थी। मगर इससे पहले वो उसके पास पहुँचती, नैन्सी व्हेल मछली के पास पहुँचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। शार्क ने नैन्सी की टांग को काफी जख्मी कर दिया था, जिससे खून निकल रहा था। वो किसी तरह दर्द सहकर अपनी टांग को बांध लेती है ताकि उसका खून रुक जाए। यहाँ वो दो लड़की जो नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रही थी वो वापस जा रहे होते। व्हेल मछली पर खड़ी होकर नैन्सी उन्हें हाथ हिलाती है, अपनी मदद के लिए रोकती है, आवाज लगाती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं है क्योंकि वो उससे काफी दूर थे, इसीलिए उसकी आवाज वो नहीं सुन पा रही थी। और फिर गाड़ी लेकर वो यहाँ से चले जाते हैं और अब नैन्सी एक सुनसान जगह पर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक मरी हुई व्हेल मछली के ऊपर फंस चुकी। वो पानी में भी नहीं जा सकती क्योंकि वो शार्क उसे मार देगी।
यहाँ पर और कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करता। नैन्सी अपने चारों तरफ देखती है, जहाँ एक जगह उसे चट्टानें दिखती हैं जो पानी से थोड़ा सा ऊपर निकली होती हैं, और दूसरी तरफ एक बॉय था जिसे रेड सिग्नल भी कहा जाता है, जिसे पानी में इसलिए लगाया जाता है ताकि पानी का लेवल पता चल सके और इमरजेंसी की सूरत में ये जान बचाने के काम आए। वो नीचे मजबूत जंजीरों से बंधा होता है और फिर तभी वो देखती है कि शार्क दोबारा से उसकी तरफ ही बड़ी चली आ रही है, और फिर तभी अचानक से वो उस व्हेल मछली को टक्कर मार देती है जिस पर नैन्सी थी, जिस वजह से वो पानी में गिर जाती है क्योंकि वो दरअसल नैन्सी को मारना चाहती है। अब नैन्सी उस तरफ जल्दी से तैरना शुरू करती है जिस तरफ चट्टानों के पत्थर हैं, जहाँ वो शार्क भी उसका पीछा करने लगती है, मगर इससे पहले वो उस तक पहुँचती नैन्सी जल्दी से पत्थर के ऊपर चढ़ जाती। इस पत्थर पर एक परिंदा भी था जो व्हेल मछली की टक्कर से जख्मी हो गया था, क्योंकि वो भी व्हेल मछली के ऊपर ही बैठा हुआ था जब शार्क ने टक्कर मारी थी। उसके पंख पर चोट लगी हुई है तो वो उड़ नहीं सकता। इस तरह से अब नैन्सी और वो परिंदा इस पत्थर पर फंस गए। शार्क के काटने की वजह से नैन्सी की टांग की चोट काफी बुरी तरह से फट जाती है, इसीलिए वो अपने कान से बालियां निकालकर अपने टांग की उस हिस्से पर लगाती है जहाँ से उसका मांस फटा हुआ है। ऐसा करते हुए जाहिर है उसे काफी दर्द हो रही। वो एक तरह के टांके लगा रही थी जिसमें वो अपनी बालियों का इस्तेमाल कर रही थी। फिर वो अपने जैकेट को अपनी टांग से बांध लेती है। आहिस्ता आहिस्ता करके अब पूरी तरह से रात हो गई होती है, और फिर तभी वो देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड पानी में है। वो उसे लेना चाहती है, इसीलिए आसपास देखती है कि शार्क तो नहीं, और जब उसे यकीन हो जाता है कि शार्क नहीं तो वो पानी में उतरकर आराम से बोर्ड की तरफ बढ़ने लगती है, और फिर तभी वो देखती है कि शार्क उसी की तरफ ही आ रही है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी वापस आती है और एक बार फिर पत्थर पर चढ़ जाती है, जिससे जाहिर है नैन्सी की टांग में काफी दर्द होती है। इसके बाद सुबह हो जाती है। नैन्सी देखती है कि समंदर के किनारे एक शराबी लेटा हुआ है। वो उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, उठो प्लीज, मेरी मदद करो, क्योंकि ये आदमी उससे इतना दूर नहीं होता। इसीलिए नैन्सी की आवाज ये सुन लेता है और फौरन ही उठ जाता है। तब नैन्सी उसे इशारों से समझाती है कि उस तरफ जाओ, वहाँ मेरा बैग है जिसके अंदर फोन है, तुम किसी को फोन करो और मदद के लिए बुलाओ। उस आदमी को नैन्सी का बैग मिल तो जाता है, मगर वो शराबी था, इसीलिए उसके पैसे और मोबाइल अपने जेब में डालकर बैग लटकाकर यहाँ से वो जाने लगता है। तभी उस आदमी की नजर पानी में तैरते नैन्सी के सर्फिंग बोर्ड पर जाती है, जिससे उसे और लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मैं इसे भी चुरा कर अपने साथ ले जाता हूँ, इसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। इसीलिए वो फौरन पानी में जाता है और जल्दी सर्फिंग बोर्ड तक पहुँच भी जाता है। मगर जब वो उसे लेकर आ रहा था तो शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मारकर खा जाती है। अब यहाँ नैन्सी के पास बस 6 घंटे हैं, क्योंकि 6 घंटों के बाद समंदर का लेवल बढ़ जाएगा, और जिस पत्थर पर सहारा लेकर नैन्सी ने खुद को बचाया हुआ है वो भी पानी में डूब जाएगा, और तब उसके पास शार्क से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ वही 2 लड़के दोबारा से आ जाते हैं जिन्होंने नैन्सी के साथ सर्फिंग की थी, और वो पानी में उसी की तरफ ही आ रहे थे। नैन्सी चिल्ला चिल्लाकर उन्हें कह रही होती है कि जाओ यहाँ से, यहाँ मत आओ, पानी में शार्क है। जिस पर वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, फिक्र मत करो, पानी में कोई शार्क नहीं है। और फिर तभी उनमें से एक पर शार्क हमला कर देती है। उसे मुंह में दबाकर नीचे पानी में ले जाती है। ये देख दूसरा लड़का काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी नैन्सी की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि कैसे भी करके उसे पत्थर तक पहुंचना है। जल्दी वो पत्थर तक पहुंच जाता है। नैन्सी उसे ऊपर खींच ही रही थी कि तभी अचानक शार्क नीचे से उस पर हमला कर देती है और खींचकर उसे भी अपने साथ पानी में ले जाती है। और इस तरह से एक उम्मीद जो कुछ वक्त पहले नैन्सी को नजर आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती, और अब बस उसके पास सिर्फ आधा घंटा ही बचा था जिसके अंदर अंदर उसे यहाँ से निकलना था, क्योंकि इसके बाद पत्थर पानी में डूब जाए। नैन्सी पानी में शार्क को देख रही थी जो उसी के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। वो देखती है कि अगर मैं पानी में उतरती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स होंगे, क्योंकि 30 सेकंड्स के बाद शार्क मुझ तक पहुँच जाएगा। उसी पानी में एक हेलमेट दिखता है जिसके ऊपर एक कैमरा था, और ये उसी लड़के का था जिसे नैन्सी ऊपर खींच रही थी। अब वो पानी में उतरती है, मगर कैमरा उसके हाथ नहीं लगता क्योंकि वो उससे दूर जा चुका था। और तो शार्क उसके पास आकर पत्थर के ऊपर आने की कोशिश करती है, क्योंकि पत्थर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी था, और इस वजह से नैन्सी पत्थर से नीचे पानी में गिर जाती। अब शार्क भी उस तक आना चाहती थी, मगर यहाँ नुकीले पत्थर और झाड़ियाँ थी जिसमें वो शार्क अटक जाती है, जिसका फायदा उठाकर नैन्सी वापस
उसी पत्थर पर आ जाती है जहाँ वो पहले थी और वो अपने साथ हेलमेट लाने में भी कामयाब हो चुकी थी, जिस पर कैमरा था। कैमरा में वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो कहती है कि यहाँ एक व्हेल मछली मरी हुई और पानी में शार्क है। शार्क ये समझ रही है कि मैं उसके खाने के बीच में आ गई हूँ, जब भी तो वो बार बार मुझ पर हमला कर रही है। इसके बाद नैन्सी अपने डैड और बहन के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों को इतना याद करूँ, लेकिन हाँ, आप लोग मेरी फिक्र जरा भी मत करना, क्योंकि यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ मेरा एक छोटा सा साथी है। ये कहकर वो कैमरा में उस परिंदे को दिखाती है जिसके साथ है। आगे वो कहती है डैड, मैं उस बॉय यानी रेड सिग्नल तक पहुँचने की कोशिश जरूर करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, मैं हिम्मत से काम लूंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसी मॉम करती थी और उन्होंने हमें भी ऐसे ही सिखाया था। जिसके बाद वो कैमरा को वापस से हेलमेट में लगाकर पानी में काफी दूर फेंक देती है ताकि ये हेलमेट किनारे तक पहुंच जाए और किसी को तो उसका ये मैसेज मिल जाए या फिर उसकी फैमिली को ही। अब परिंदे के पंख को नैन्सी ने बिल्कुल ठीक कर दिया था, मगर वो परिंदा अभी भी नहीं उड़ रहा था, इसीलिए वो उसे एक सर्फिंग बोर्ड पर रखकर पानी में बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए। और अब नैन्सी के पास बस कुछ ही मिनट्स बचे। अगर उसे बचना है तो रेड सिग्नल तक पहुंचना होगा, लेकिन मुसीबत वो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर था और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर तो वो शार्क उस तक पहुंच जाएगी। अगर ये करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और अब वो पानी में कूदने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि उसकी टांगे तकरीबन पानी में डूब चुकी हैं। तभी वो देखती है कि बहुत सारे जेली फिशेस ऊपर की तरफ आ रही हैं और जेली फिशेस के पास जो भी तैरता है वो उसे डंक मारती है। और नैन्सी ने पानी में देखा था कि जब शार्क उसे मारने के लिए आई थी तो पानी में नुकीली झाड़ियाँ उसे चुभी थी, जिससे शार्क को काफी तकलीफ हुई थी। तो वो समझ जाती है कि अगर मैं जेली फिशेस के पास तैरूंगी तो शार्क वहाँ पर नहीं आएगी। और अब नैन्सी पानी में कूद जाती है जहाँ शार्क भी उसके पीछे आने लगती है और ठीक 30 सेकंड्स के बाद शार्क उस तक पहुँच जाती है। मगर तब तक नैन्सी पानी के नीचे जेलीफिश के बीच खुद को फंसा लेती है ताकि शार्क उस तक ना पहुँच पाए। और ऐसा होता भी है, जब शार्क उस तक पहुँचने की कोशिश करती है तो जेलीफिश के डंक की वजह से वो पीछे हट जाती है और नैन्सी तैरते हुए जल्दी से सिग्नल की जंजीरों तक पहुँच जाती है, जिसे नीचे मजबूत रॉड से बांधा हुआ था। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ तैरने लगती है जहाँ शार्क भी एक बार फिर उसके पीछे पड़ जाती है। नैन्सी सिग्नल की सीढ़ियों तक पहुँच गई थी और जब वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ी की एक रॉड टूट जाती है, जिससे नैन्सी जाकर सीधा शार्क के ऊपर गिरती और वो टूटी हुई रॉड जो नैन्सी के हाथ में थी उससे वो शार्क पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देती है और जल्दी से दोबारा सिग्नल के ऊपर चढ़ जाती है। इस बात से शार्क को काफी गुस्सा आ गया था, वो बौखला जाती है, इसीलिए सिग्नल पर हमला कर देती है, जोर जोर से उसे टक्कर मारती। मगर नैन्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो अब सिग्नल के ऊपर थी। अब नैन्सी की किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है क्योंकि पानी में उसे एक शिप दिखाई देती है। वो सिग्नल पर पड़ी एक फ्लेयर गन से उन्हें सिग्नल भेजती है आसमान की तरफ। उस फ्लेयर को चलाती है कि मैं यहाँ हूँ, अभी जिंदा हूँ, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक शिप मुड़ चुकी थी और वो उसकी छोड़ी फ्लेयर को भी नहीं देख पाते। और यहाँ शार्क भी लगातार सिग्नल को टक्कर मार कर उसे गिराने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसके ऊपर नैन्सी थी इसलिए। तभी वो देखती है कि व्हेल मछली के आसपास बहुत सारा तेल है क्योंकि दरअसल मरी हुई व्हेल मछली के अंदर से तेल निकलता है। और जब शार्क तेल पर से होती हुई नैन्सी की तरफ बढ़ रही थी तो नैन्सी फ्लेयर गन तेल पर चलाती है, जिससे वहाँ आग फैलती हुई शार्क को भी लग जाती है और उसका पूरा जिस्म जलने लगता है। मगर फिर पानी में जाने के बाद उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन ऐसा होने से वो भड़क जाती है और जोरदार हमला वो सिग्नल पर करने लगती है। अपने दांतों से उसे पकड़कर नीचे पानी में गिरा देती है और अब नैन्सी भी पानी में, मगर खुद को बचाने के लिए वो सिग्नल पर बनी छोटी सी जगह में खुद को फंसा लेती है। लेकिन शार्क का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो सिग्नल को अपने दांतों की मदद से नीचे खींचने लगती है, उसे कहीं कहीं से वो तोड़ भी देती है। तभी नैन्सी देखती है कि सिग्नल की जंजीर नीचे काफी मजबूत मोटी रॉड से बंधी हुई है, जो देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पानी में कूदकर जंजीर के उस हिस्से को खींचने लगती है जो सिग्नल के ऊपर वाले हिस्से से बंधी हुई है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पेच ढीले हो चुके थे। यही शार्क का दांत भी सिग्नल के एक रॉड में अटक गया होता है और फिर बड़ी मुश्किल से नैन्सी जंजीर को खींचकर सिग्नल से अलग कर देती है। जंजीर काफी भारी थी इसीलिए वो उसे नीचे की तरफ खींचने लगती है। अब शार्क भी आजाद हो चुकी थी इसलिए वो भी नैन्सी का पीछा करने लगती है। नैन्सी बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी, इसके बिल्कुल पीछे शार्क भी थी, लेकिन इससे पहले नीचे बड़ी बड़ी रॉड से नैन्सी का जिस्म टकराता वो लोहे
की जंजीर को छोड़ देती है और साइड पर हट जाती है, मगर शार्क इतनी जल्दी नहीं मुड़ पाती। इसीलिए लोहे की वो बड़ी बड़ी मजबूत रॉड्स शार्क के अंदर घुसकर उसके जिस्म के आर पार हो जाती हैं और इस तरह से इस खतरनाक खूंखार शार्क का खात्मा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी समंदर के किनारे पहुंच गई है, जहां एक आदमी भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि जिस कैमरा में नैन्सी ने मैसेज रिकॉर्ड किया था वो किनारे तक पहुंच गया था और एक बच्चे को मिला था, जिसके बाद वो बच्चा ही अपने डैड को यहाँ तक बुलाकर ले आया। और इस तरह नैन्सी की बहादुरी और उसके ना हारने की जज्बे की वजह से वो इस मुश्किल घड़ी से निकल आती है। इसीलिए हमें भी हमेशा हिम्मत और जज्बे से काम लेना चाहिए, फिर चाहे हमारे ऊपर कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।